इनकलाब इनकलाब, हर सवाल का जवाब इनकलाब इनकलाब, हर सवाल का जवाब इनकलाब इनकलाब। बहादुरी बहादुरी राज करेगी, राज करेगी, करेगी, राज करेगी। मेरा सिर्फ एक और एक रेलेवेंट दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपने कहा कि आपने एक टारगेट दिया है हर डिस्ट्रिक्ट को 100 बंदों का। एक तरफ आप ट्रांसपेरेंट बंदों को सामने लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वही आप नून लीग पीटीआई से बंदे तोड़ के अपनी जमात में शामिल करना चाहते हैं। तो जो कुलिया तब्दीली सरकार ने अपनाया है, फिर ये मुस्तफी सरकार भी यही अपनाएगी। एक बात। दूसरी बात कि मैं आपको थोड़ी सी आपको एक जो हमारे पास जिसका होती है कि आपका जिस स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ है उसमें एक तंजीम है तहरीक लब्बैक। उसने वस्ती पंजाब में एक हफ्ते के दौरान 20 लाख उसने रुकनीयत मुहिम की है। तो क्या ये अच्छा नहीं हो सकता कि अहले सुन्नत की तमाम जमातें वो मिलकर लड़ें और एक प्लेटफार्म पे लड़ें और इसी मुस्तफी इनकलाब या निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर अपना गोल अचीव करें कि 1.5 दिन की मस्जिद बना के सारे अपने अपने टोलों में बटे रहें। ये नहीं है कि कुव्वत एक जगह हो जाए। एक दूसरा ये सवाल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल बड़े रेलिवेंट हैं और अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि अगर आप उन्हीं जमातों से दोबारा मुख्तलिफ़ जमातों से अपने अंदर लोग लेते हैं तो वही तब्दीली सवाल सरकार वाली बात बन जाएगी। उन्होंने भी तो बहुत सारी जमातों के लोग लेके एक हुकूमत बनाई। जी सर। अच्छा, तो आप भी वही करने जा रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पैट एंड पीटीआई? इट्स गुड क्वेश्चन। डिफरेंस ये है कि पीटीआई के अंदर 2 किस्म के लोग गए। एक पीटीआई के साथ आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की शक्ल में, स्टूडेंट्स की शक्ल में, जो होप, उम्मीद और तब्दीली समझकर उनके साथ जुड़ी और उनको इमरान खान की सूरत में एक इनकलाबी लीडर नज़र आया जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता था। और वो तादाद लाखों में थी, मिलियंस में थी, जो इमरान खान और पीटीआई के साथ जुड़ी। एक तादाद वो थी, उसने इमरान खान को और पीटीआई को पॉपुलैरिटी दी पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक वोट बैंक दिया और उनके साथ जुड़े और धरनों में भी गए, उनके जलसों के अंदर भी गए, हर जगह पर गए और उनसे अपनी प्रेजेंस शो की कि वो हम आपके साथ हैं, तब्दीली के साथ हैं, पीटीआई के साथ। एक तो वो तादाद थी। उसके बाद एक दूसरी वो तादाद थी जो इलेक्टिबल्स थे, विनिंग हॉर्सेस थे। वो जहांगीर तरीन की जहाज़ में धड़ाधड़ उनको भर के ले जाया जाता रहा। वहाँ पर बनी गाला में उनको पट्टे डाले जाते रहे उनके गले के अंदर। इवन कि इतने बड़ी तादाद जाना शुरू हो गई कि जो वो उनके गले के अंदर डालने वाले पट्टे कम पड़ गए और लोग ज़्यादा हो गए। वो कौन लोग थे उनको ज़रा समझ रहे हैं। वो सारे उनके एक एक शख्स का आप रिकॉर्ड चेक कर लें, पिछले 10 साल 20 साल का उस शख्स का रिकॉर्ड चेक कर लें। जो आज उनके कैबिनेट के अंदर लोग बैठे हैं, वो जो उनके असम्बली के अंदर जो उनके टोटल एमएनएस है, वो उनका रिकॉर्ड चेक करें वो कौन लोग हैं। उनमें से सबकी बात नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी उन मफादाती और ज़मीर फरोश सियासतदानों की है जो हर दफ़ा उस पार्टी के ऊपर नज़र रखते हैं कि इक़्तिदार में कौन आ रहा है, और वो फौरी तौर पर जब देखते हैं कि इक़्तिदार में आ रहा है तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। उनका नज़रिया, उनकी पार्टी, सब कुछ बदल जाता है और उनको शर्म और हया भी नहीं आती कि अभी 4 महीने 6 महीने पहले एक दूसरी पार्टी के नारे लगा रहे थे और उसके साथ, और आज उसको छोड़ के उस पार्टी के साथ चले गए। तो वो उन मफादाती विनिंग हॉर्सेस, इलेक्टिबल्स और फ्यूडल लॉर्ड्स पर मबनी वो लोग थे जो उनकी पार्टी के अंदर शामिल हुए। अब हुआ क्या कि जब वो फ्यूडल लॉर्ड्स और वो इलेक्टिबल्स और वो विनिंग हॉर्सेस उनकी पार्टी में गए तो वो जो लाखों लोग और मिलियंस नजरियाती लोग, स्टूडेंट्स और यूथ की शक्ल में उनके साथ जुड़े थे, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। उनको ओहदे भी नहीं दिए गए, ओहदे इलेक्टिबल्स ने ले लिए उनको। इवन कि जब उनकी पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए तो मैं बहुत सारी ऐसी जगहों को जानता हूं जहां पर उनके यूथ, उनके यंगस्टर्स रो रहे हैं कि यार ये बंदा डिजर्व करता था जनरली कि इसको तहसील और जिले की सदारत दी जाती, लेकिन यहां पर किस बंदे को बिठा दिया गया? उस फ्यूडल लॉर्ड और विनिंग हॉर्सेस के अपने जाती लोगों को उन सीटों के ऊपर बिठा दिया गया है। सो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट वो इलेक्टिबल्स और विनिंग हॉर्सेस नहीं है। हमारा टारगेट वो यूथ है, वो नौजवान है जिनका जो पीटीआई के अंदर इस होप पे गए थे या नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर या मुख्तलिफ जमातों के अंदर, वो अपने नजरिए के तौर पर एक पॉजिटिवली जुड़ी हुई है कि शायद हमें वहां से कुछ होप और मिलेगी और एक इनकलाब की झलक मिलेगी, और वो वहां मायूस बैठे हैं। उन तमाम लोगों को के सामने हमने जाके अपने इनकलाबी एजेंडा और मंशूर रखना है और उनको अपने साथ शामिल करना है। और हमारी जो तहरीक होगी, हमने पहले दिन से ये बात तय है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से हमने पैट का आगाज किया और आज तक 32 साल हो चुके हैं, कि हमने इलेक्टिबल्स और विनिंग हॉर्सेस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी।
ये पॉलिटिक्स अगर आपने करनी होती तो 2000 इलेक्शन में भी हमारे पास चांस था, 2002 के इलेक्शन में भी, 2013 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन में अंदर हमारे चांस था कि हम भी इलेक्टिबल्स को ले लेते, विनिंग हॉर्सेस को ले लेते और उनको कहते आए हमारी पार्टी में, तो हम भी तो 4, 10 सीटें 15 सीटें ले लेते, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। तो अब भी हमारा फोकस और हमारा एजेंडा जो है वो जेन्युइन जो लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, वो विनिंग हॉर्सेस नहीं है, वो इलेक्टिबल्स नहीं है, उन लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल जो आपने बात की TLP, और आपने बात की कि वो आप एक मखसूस मकतब फ़िक्र से तल्लक है और उन लोगों ने 20 लाख लोगों की मेंबरशिप ले ली है, तो ठीक है। पहली बात कि पाकिस्तान अवामी तहरीक कोई मसल की जमात नहीं है, जबकि TLP कैटेगोरिकली एलानिया एक मसल की अहले सुन्नत बरेली भी मकतब फ़िक्र जमात है। जब हम इसका क्लेम नहीं करते, बेशक हमारा अपना तल्लक एक मकतब फ़िक्र से है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ हर मकतब फ़िक्र के लोग बैठे हैं। हमारे पास सैयद राहत काज़मी साहब अभी शामिल हुई हैं पीपल्स पार्टी को छोड़ के, आपका तल्लक दूसरे मसलक से, लेकिन इस वक्त हमारे वाइस प्रेसिडेंट है नॉर्थ पंजाब के अंदर। इसी तरीके से और दीगर मसाले के साथ ऐसे लोग जो उनके टॉप के लोग हैं वो हमारे साथ चलते हैं। हमारा तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम के अंदर भी कहीं ऐसी मसल की ये मजहबी झलक नहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि हम एक मेजॉरिटी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, खास उसका तल्लक किसी मसलक के साथ हो, खास उसका तल्लक किसी मजहब के साथ हो, हम उन सबको अपने साथ अकोमोडेट करते हैं और जोड़ना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने 20 लाख की मेंबरशिप कर ली, ठीक है, उनकी अपनी एफर्ट है, उनको करना चाहिए, मैदान है, सबको हक हासिल है कि वो अपने जाएं और अपने झंडे, अपने मंशूर को लोगों के सामने लेके जाएं और उनको अपने साथ मिलाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें एक चीज़ और भी चेक करनी पड़ेगी, और वो ये कि अभी अल्लामा खादिम रिजवी साहब जब इस दुनिया से उनका इंतकाल हुआ और चले गए, तो उनका एक जनाजा हुआ मीनार पाकिस्तान के अंदर, जहाँ कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि कोई कम तादाद थी, मतलब वो नो डाउट कि बहुत बड़ी तादाद थी, लाखों लोग थे, मीनार पाकिस्तान खचाखच अंदर बाहर से भरा हुआ था, और लाखों लोग, और शायद अगर उसका मिलियन भी कहें तो कम नहीं होगा कि उनके जनाजे के अंदर लोग शामिल हुए। लेकिन उस अगर 2 मिलियन, 1 मिलियन, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि आप इनके जनाजे पर क्यों आए हैं, वाई, कोई कराची से सफ़र करके, कोई पेशावर से, दूर दूर से सफ़र करके लोग वहाँ पहुँचे हैं, आप क्यों पहुँचे हैं, आप इसकी रीज़न बता दें, तो जो उनका मुतवक्को जवाब होगा ये होगा कि वह आशिक़ रसूल थे और उनका जनाजा पढ़ने से सवाब भी मिलेगा और जन्नत भी मिलेगी, और जन्नती शख्स थे और आशिक़ रसूल और ख़त्म नबुव्वत के वो अलंबरदार, तो ये बातें वो करेंगे, तो लिहाजा हम इसके लिए आ गए हैं कि हम उनके जनाजा पढ़ें और पढ़ना चाहिए और सवाब का काम है, बहुत ज़बरदस्त। उन 20 लाख लोगों से एक सवाल और करें कि वही खादिम रिजवी साहब ठीक एक हफ़्ता पहले, जस्ट विद इन वीक, एक हफ्ता पहले जब वो जिंदा थे, फैज़ाबाद के ऊपर बैठकर आप 20 लाख लोगों को बुला रहे थे कि आ जाए ख़त्म नबुव्वत के लिए मेरा साथ दें, हम फ्रेंच सफ़ीर को वापस भेजना चाहते हैं। तो उन 20 लाख लोगों में से सिर्फ 1500, 2000 या 5000 लोग होंगे, ऑलमोस्ट आपके सामने 10,000 कर दें, बहुत ज़्यादा तादाद कर दें, कोई 20 लाख तो नहीं थे फैज़ाबाद। आप क्यों नहीं गए? अगर आप उनको आशिक़ रसूल समझते, वो तो 20 लाख तो उधर कोई एक भी, इवन कि मैं कहता हूँ कि वहीं पर अल्लाह अगर उनको कोई ऐसा कर्म कर दे और उनको जिंदा कर दे और वो खड़े होकर ऐलान कर दें कि भाई 20 लाखों वापस नहीं जाना, हम यहीं से इस्लामाबाद जा रहे हैं और वापस उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भिजवाएंगे, तो मेरा सवाल यह कि क्या वो 20 लाख साथ चलने के लिए तैयार होंगे? तो आंसर इज़ नो। वो तो आए हैं सिर्फ 3 मिनट के लिए, अल्लाह अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये हुआ और साथ ही भाग गए। तो इसलिए इस तरह की जो कौम जब इस हद तक भटक जाती हैं कि वो अपने हुकूक का हासिल करने के लिए और हक के लिए और जेन्युइन काम के लिए नहीं निकलती और सिर्फ उनको जनाजे और 2 मिनट 3 मिनट के सवाल के लिए टिक जाती होती हैं, तो वो कौमें फिर कोई एडवेंचर्स नहीं कर सकती। लिहाजा उनकी अपनी एफर्ट्स हैं, वो सही कर रहे हैं, जैसे उनको राइट है, उनका हक है, उनको करना चाहिए। हमारी जो स्ट्रगल है वो ब्रॉड बेस्ड है, बड़े लेवल के ऊपर है, हम अपनी स्ट्रगल उस लेवल के ऊपर रखेंगे और उस लेवल के ऊपर अगर वो हमारे साथ आना चाहे, कोई भी आना चाहे, लेकिन ब्रॉड लेवल के ऊपर, एजेंडे के ऊपर हम उनको वेलकम कहेंगे। ना आना चाहे, उनका अपना राइट है, वो उनको पॉलिटिक्स अपनी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। आपने अपने मंशूर के अंदर एक बात की कि हम 35 सूबे बनाएंगे, उससे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शायद वो सूबे नहीं है। इसके बरक्स अगर आप देखें कि 70 साल में यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो यहाँ के मराद याफ्ता तबक़त के लिए तो है, हम ग़ुलामों के लिए नहीं हैं। हम ग़ुलाम उसके समराज से बिल्कुल मुस्तफ़ीद नहीं हुए आज तक, और हमारे हालात वही हैं जो अंग्रेज़ दौर में थे या 1947 में हमें विरसे में मिले। इसके बरक्स अगर आप देखें, यहाँ पर आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये वाहिद निज़ाम निचली सतह पर लोगों को बाख्तियार बनाता है, और इसके लिए तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है कि वो जब भी पावर में आई हैं उन्होंने इसे तरजीह ही नहीं दी, और बल्कि इस निज़ाम को वाइंड अप करके जो जर्नैल दे देते थे उन्होंने वाइंड अप करके फिर ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिए वो अदारे।
तो अगर आप बेहतर ये है कि सूबे बनाना तो एक बहुत बड़ा बात है, और वो फिर वही मराद याफ्ता तबके अपने अपने सूबे के अंदर अवाम के हकूक़ से खेलेंगे, और अवाम को तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर इसके बजाय तमाम सियासी जमातें इससे फोकस कर लें और वो अहद करें कि हम दें, और आप भी अगर इसे कर लें तो हकीकी इनकलाब तो आ जाएगा कि जब तमाम 80% जो अख्तियारात हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो आप इससे बेहतर नहीं समझते? थैंक यू, सूबे बनाना तो एक बहुत लंबा थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, बिल्कुल सही सवाल है। अगर आप मंशूर को पढ़ें तो यहाँ पर इसके साथ एक पहला पॉइंट भी लिखा हुआ है, दूसरा और उसके साथ तीसरा जो पॉइंट है वो आपके सवाल से रेलिवेंट है। पहला सवाल यह है कि आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, कि सिर्फ सूबे बनाने से क्या हो जाएगा, कोई इख्तियारात थोड़े नीचे चले जाएंगे, थोड़ा उन्होंने कोई अशराफिया ने, ये तो ताकतवर लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ को गुलाम बनाया हुआ है और वो उसके साथ खेल रहे हैं। सूबे 4 हो या सूबे 35 हो, वो तो खेलते रहेंगे। एक सी पैक आए या ऐसे 10 सी पैक आ जाएं, उसके फ़ायदे आवाम को उस वक्त तक जा ही नहीं सकते जब तक जेन्युइन लीडर्स ऊपर नहीं आएंगे। तो ये बात ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहला प्रॉब्लम पार्लिमानी निज़ाम है। ये पार्लिमानी निज़ाम क्या है, बिकता है, करोड़ों रुपए का खर्चा है, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, असम्बली के अंदर जाते हैं। सेनेट का इलेक्शन सबसे बड़ी मंडी होती है इन घोड़ों की, जो बिकते हैं, जो वो खुफिया वोटिंग होती है और अरबों रुपए चलते हैं और सेनेटर बनते हैं। ये बात सबको पता है, आपको पता है, हम सबको पता है। इमरान खान ने एक संजीदा कोशिश की है कि जनाब आप सेनेट के इलेक्शन को शो ऑफ हैंड पे ले आए, सारे उसके खिलाफ डट गए, नहीं नहीं नहीं, इसकी तो आइन के अंदर, अब आइन के अंदर गुंजाइश नहीं भी है तो आप जाएं दूसरे दिन इजलास बुलाएं और सारे मिलकर तरमीम कर लें कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक थी, लेकिन नहीं करने दी। बल्दियाती इदारों की आपने बात की, जो हुकूमत भी आती है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी सूरत में भी इख्तियारात नीचे नहीं देना चाहती, वो इख्तियारात अपने पास रखना चाहती हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर दुनिया का अलग ही निज़ाम है कि फंड्स, जो तरक्याती फंड्स होते हैं, वो सारे के सारे MNAs और MPs को दिए जाते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर हम ये मिसालें लिखती हैं कि कोई एक मुल्क, सिर्फ आप हमें ऐसा बता दें जो तरक्की याफ्ता मुल्क हो और उस मुल्क के अंदर तरक्याती फंड्स MNAs और MPs को देते जाते हो, एक की बात कर दें। पूरी दुनिया के अंदर हमेशा जो तरक्याती फंड्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए होते हैं। जब तक लोकल गवर्नमेंट्स को आप इंप्रूव, इदारों को इंप्रूव नहीं करते तो जेन्युइन डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ क्या है, सबसे पहला बात कि इलेक्शन होने ही नहीं देना। नून लीग के दौर में भी यही था, आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 100 वोट लिया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो इलेक्शन हुए थे, और वो भी कैसे हुए थे, बगैर इख्तियारात के, बगैर फंड्स के। वो सारे अरसा बेचारे चेयरमैन बैठे रहे, उनको 1 टका नहीं मिला और फंड सारे MNAs और MPs को चले गए, क्योंकि उन्होंने उसके जरिए फिर लोगों को मैनिपुलेट करना होता है ना, उन फंड्स के जरिए। अब की बार क्या हुआ, एक होप पैदा हुई थी कि तब्दीली सरकार आ गई है, इमरान खान साहब आ गए, PTI आ गई है, वाह क्या बात है, अब जेन्युइन डेमोक्रेसी आएगी। 3 साल गुजर चुके हैं, बल्दियाती इलेक्शन कराने का नाम नहीं ले रहे। कभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ता पहले आपके सामने सोमोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बाय ऑर्डर ये कहा है कि आप हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर तारीख दें कि आप बल्दियाती इलेक्शन कब करवाने जा रहे हैं। तो अभी 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का इजलास है, उन्होंने तारीख देनी है इनके साथ मिलकर, लेकिन लगता है कि वो भी शायद उसको सितंबर अक्टूबर तक ले जाएंगे, अभी इनका इरादा कोई नहीं है। तो हर हुकूमत का यही प्रॉब्लम है। हमारे जो मंशूर है उसके अंदर सर ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बल्दियाती इदारों का क़याम, और हम ये समझते हैं कि जब तक आप बल्दियाती इदारों को मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए नहीं ऊपर लाते, और 100% इसके अंदर हमने ये लफ्ज़ लिखा है कि 100% जो बल्दियाती जो फंड्स होंगे वो बल्दियाती इदारों के जरिए हम खर्च करवाएंगे। MNAs और MPs का काम होता है लेजिस्लेशन, कानून साजी, आइन साजी। उनका काम ये नहीं होता कि वो खंबे लगवाएं, नालियां बनाएं और गलियां बनवाएं, ये काम बल्दियाती इदारों का होता है। तो बिल्कुल हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, और हमारे मंशूर के अंदर ये बात शामिल है कि इंशाल्लाह हम लोकल गवर्नमेंट्स को ऊपर लाएंगे और उसके जरिए हम जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है उसको राइज करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपने बड़े कस्मत अभी बात की थी सिस्टम की, तो आपके मंशूर में भी ये लिखा हुआ है और कि जी आप जो मौजूदा पार्लियामेंटी सिस्टम है इसको तब्दील करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की बुनियादी यही पार्लिमानी सिस्टम है, इस पाकिस्तान के क़याम की बुनियादी यही पार्लिमानी सिस्टम है। अगर आप इसको तब्दील करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप जी थैंक यू जी बिल्कुल ठीक, अफराद के ऊपर होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने की। पार्लिमानी निज़ाम दुनिया के अंदर देखे सारे निज़ाम पाए जाते हैं, पार्लिमानी निज़ाम भी है, सदारती निज़ाम भी है, मुतनासिब, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अगर आप दुनिया के निज़ामों को स्टडी करें, निज़ाम कोई काफिर मुसलमान नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, अफराद होते हैं जो निज़ाम को बनाते हैं। हमारे पार्लिमानी निज़ाम का इसका प्रॉब्लम क्या है, 73 का आइन जब बना और जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया ये पार्लिमानी निज़ाम, उसके पहले सदारती निज़ाम का तजर्बात भी हो चुके थे। उसके बाद आप इलेक्शंस के रिजल्ट्स को स्टडी करें, 73 से लेके ऑनवर्ड 2018 का जो इलेक्शन हुआ आप रिजल्ट स्टडी करें,
सिवाय इलेक्टिबल्स के, सिवाय उन फ्यूडल लॉर्ड्स के, सिवाय कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद 400-500 हज़ार खानदान बनेगा 22 करोड़ आवाम में से, जिनके बेटे बेटियां पोते पोतियां इलेक्शन के अंदर आते हैं और वही लोग जीते हैं। आप पिछले कई इलेक्शंस के रिजल्ट स्टडी कर लें, वही लोग पलट पलट के आ रहे हैं। हमें इतराज इस पे नहीं कि ये निज़ाम क्यों, हम कहते हैं यही निज़ाम रहे, नो इशू। प्रॉब्लम यह है कि इस निज़ाम ने डिलीवर क्या किया है। क्या इस निज़ाम के नतीजे में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ऊपर चली गई? क्या इस पार्लिमानी निज़ाम के जरिए करप्शन खत्म हो गई? क्या इस पार्लिमानी निज़ाम के लिए थाना कल्चर खत्म हो ठीक हो गया? क्या इस पार्लिमानी के निज़ाम के जरिए जस्टिस, इंसाफ जो था उसके अमल के अंदर तेजी आ गई? तो जवाब मिलेगा नो। हर लिहाज से हम नीचे गए हैं, कर्जों के अंदर आप जकड़े जा चुके हैं। रीजन कि जेन्युइन डेमोक्रेसी और जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज नहीं होने दी इस निज़ाम ने। इस निज़ाम ये पैसे का खेल बन चुका है। हम ये कहते हैं कि आपको एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए अपने आप को। देखिए, एक दुकान और एक घर भी अगर सही नहीं चल रहा होता और वो कर्जे पे चल रहा होता है तो अहले खाना बैठते हैं और अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं कि गलती कहाँ है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आप एक पूरे मुल्क को चला रहे हैं कर्जे के ऊपर, और जो हुकूमत आती है कर्जों पे कर्जे लेते जा रहे हैं। आप एक ही एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट को चेंज क्यों नहीं करते? उसके निस्बत हमने जो नया निज़ाम दिया, उसका मुतबादिल जो आपने सवाल किया था, वो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम दिया है। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब क्या होता है कि वोट पार्टी को पड़ता है, डायरेक्ट इंडिविजुअल को नहीं पड़ता। मसलन मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा ये जमहूरी निज़ाम कहते हैं, ये जमहूरियत है। जमहूरियत कहाँ से है, ज़रा इसको सुनिएगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक शख्स ने वोट लिए 50,000, एक ने 51,000, एक ने 52, एक ने 53, एक ने 54। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेगा कौन? जिसने 54,000 वोट लिए। 54,000 वाला जीत गया। 54,000 लोग उस हल्के में ये कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार ये है, जबकि 2 लाख लोग ये कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार ये नहीं है। आपने 54,000 वाले को जितवा दिया, कह दिया कि ये जीत गया, और जो 2 लाख लोग उस हल्के में ये कह रहे थे कि हमारा उम्मीदवार ये नहीं है, आपने उसकी राय को बिल्डोज कर दिया। अभी हालिया इलेक्शन के अंदर एक बड़ी सरप्राइज हुआ कि अभी बात की थी मोहतरम ने तहरीक लब्बैक की। तहरीक लब्बैक ने 22 लाख वोट लिए हैं पिछले इलेक्शन में, आपके सामने है। 22 लाख वोट लेने के बावजूद एक MNA की सीट भी नहीं है उनके पास, सिवाय 1-2 जो सिंध के अंदर उनको 1 या 2 सीटें मिली हैं सूबाई सीटें की। उसके अलावा पूरे मुल्क में एक सीट भी नहीं है। वोट कितने लिए? 22 लाख। इट्स मीन कि आपने 22 लाख लोगों की राय को बिल्डोज कर दिया कि आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है, और बाकी लोगों को आपने MNAs की सीटें दे दी। तो लिहाजा ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है कि आप मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लाते। अगर उनको 22 लाख वोट पड़े थे तो 22 लाख के ऊपर अगर आप 2 सीटें 4 सीटें भी अनाउंस करते तो उनको 4 सीटें तो मिल जाती ना। आज वो उनकी 4 लोग उसके अंदर मेंबरान बैठे होते। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम सबसे बेस्ट निज़ाम है। हम इसी के ऊपर कैंपेन लॉन्च करेंगे, इसी निज़ाम को लेके आएंगे, और इंशाल्लाह ये निज़ाम पाकिस्तान की तारीख और मुकद्दर को बदलेगा। थैंक यू। सर, कालाबाग डैम आपके में शामिल है? बिल्कुल शामिल है जी। कालाबाग डैम हम ये समझते हैं कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि आने वाले दौर के अंदर जंगें होंगी वो तेल पर नहीं होंगी, वो पानी पर होगी। आप दुनिया के स्ट्रेटजीज को विजिट करें। पहले जंगें होती थी तेल पर, अब तेल दूसरी चीज सेकंड पे आ चुका है। दुनिया में सबसे पहली चीज जो है वो पानी आ चुका है। आने वाली जंगें पानी के ऊपर होगी। तो हम एक ऐसी कौम है जो अपने पानी को ज़ाया कर रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कालाबाग डैम बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए, कॉन्सेंसस के साथ बनना चाहिए, सब लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, और इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ ऐसी लीडरशिप चाहिए जो सब लोगों को एक टेबल पे बिठाए और उनके सामने प्लान रखे, और जो इतराज़ करे उससे उसकी लॉजिक मांगे। अगर वो विदाउट लॉजिक उसको मुखालफत करता है तो उसको जो भी उसका तरीकाकार इख्तियार करे, और बाकी लोगों को उसको कन्विंस करके कालाबाग डैम जो है वो बनना चाहिए। बिल्कुल हम उसके ऊपर कन्विंस हैं। एक सवाल है सर मेरा भी। सर, अभी आपने कैपिटलिज्म और फ्यूडल्स के बारे में मुख्तलिफ, मेरा मुख्तसर सवाल है कि आपकी तहरीक के पास वो कौन सा लायबल है कि आप पाकिस्तान के इस महंगे तरीन इंतखाबी अमल में इन लोगों को दूर रख सकेंगे, जबकि आप खुद पार्लियामेंट नहीं जा सकते इस निज़ाम के अंदर? आप बताएं क्या सकते? बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप इस महंगे तरीन इलेक्शन को और इस निज़ाम को, फ्यूडल लॉर्ड और कैपिटलिस्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप भी जाएं, आप भी इलेक्शन लड़ें और आप 2/3 अक्सरियत लेके असेंबली के अंदर आ जाएं और आप जाके इस निज़ाम को चेंज कर दें और कैपिटलिज्म और फ्यूडल लॉर्ड और लैंड रिफॉर्म्स लें और सिस्टम को ठीक कर दें। द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि बज़ाहिर इम्पॉसिबल है,
और वो कैसे? ये फ्यूडल लॉर्ड, ये कैपिटलिस्ट, ये सारे मफादाती ग्रुप, ये माफिया जिसका इमरान खान बार बार जिक्र कर चुके हैं कि ये माफियाज की हुकूमत है, ये माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमने 2 दफ़ा एफर्ट किए 13 और 14 के अंदर धरने दिए। हम क्यों निकले थे? इस कौम के लिए निकले थे, निज़ाम के लिए निकले थे। दोनों दफ़ा आपने देखा कि ये जितने लोग आज जो पीडीएम के अंदर बैठे हैं, ये सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते थे और उस वक्त हमारे खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए थे। मीडिया ट्रायल हुआ आपके सामने, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, मीडिया के ऊपर एक बिल्कुल बिलाजवाब सी बात है, लंदन प्लान आ गया, कनाडा से आ गया, इनकी तो नेशनलिटी कनाडा की है, ये अब क्यों आए हैं, ये क्या, यानी इतने मुनज़्ज़म तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन हुई और एक मुखालफत की कैंपेन लॉन्च की गई कि अवाम को कंफ्यूज कर दिया गया और ये सारे लोग ऐसे एक यकजा हो गए, इकट्ठे हो गए। याद रख लें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 ही बिरादरियाँ हैं, एक अशराफिया की और एक गरीब की, तीसरी कोई बिरादरी नहीं है। ये सारे लोग एक बिरादरी हैं, इनका कोई तलक नहीं कि पीपी गवर्नमेंट में है, नून लीग गवर्नमेंट में है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में है। इसका मतलब है कि ये सारी बिरादरी गवर्नमेंट में है, ये एक दूसरे के काम करवा लेते हैं, आप सबको पता है। अभी जो पीटीआई के अंदर है वो नून लीग के काम नहीं करते, वो करते हैं काम उनके, वो उनके आपस में रिश्तेदारी बिरादरी हैं। लिहाजा इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है और वो अवामी जमहूरी इनकलाब है कि लाखों करोड़ों लोग निकलें, उनको ये शऊर दिलाएं और वो उठ के इन फ्यूडल लॉर्ड्स को और इन बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को उड़ा के रख दें। और इसकी मिसालें दुनिया में हैं हमारे सामने। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, चाइना रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन, इवन ईरान का रेवोल्यूशन। दुनिया के अंदर बड़े ताकतवर लोग थे वो, लेकिन जब आवाम आ जाती है, आवाम के रेले के सामने कौन टिक सकता है? तो हमारा सारा फोकस और टारगेट आवाम को मुनज़्ज़म करना, आवाम को बाशऊर करना और उनको ट्रेंड करना है कि आपके हुकूक का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ये निज़ाम है और इस निज़ाम के खिलाफ आपने मुतहद होना है। और इंशाल्लाह ये एफर्ट पाकिस्तान अवामी तहरीक कर रही है, करती रहेगी और इंशाल्लाह इस मंजिल को हासिल करेंगे। जनाब मौलाना, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान जिस नारे पे बना था वो मेरे ख्याल में फकत जो गवर्नमेंट या मौजूदा लोग हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, तो हमें तो कहीं पे नज़र नहीं आता। गो ये मदीना की रियासत और ये ऊपर नीचे नारे तो लगाते रहे, तो आपकी जमात इसके बारे में कोई राय या कोई पॉलिसी? देखिए जी, हम इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई शक नहीं कि ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आप स्पीचेस उठा के देख लें, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ लें, थ्योरी उनके नज़रिए को पढ़ लें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इसके ऊपर क्लियर थे कि ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना है, कलमा तय्यबा का नाम के ऊपर बना है। और आज भी पार्लियामेंट के बाहर कलमा तय्यबा लिखा हुआ, लेकिन वो बाहर लिखा हुआ, अंदर उसको नहीं जाने देते। ये सारे वही सेकुलर वेस्टर्न माइंडेड लोग हैं जो किसी सूरत में अंदर भी उन जेन्युइन लीडर्स को ऊपर नहीं आने देते कि जो इस मुल्क के अंदर इस्लाम की बात करता है, जो इस मुल्क के अंदर इक्वलिटी की बात करता है, जो इस मुल्क के अंदर जस्टिस की बात करता है, उसको ये कुचल देते हैं, दबा देते हैं। लिहाजा हमारे मंशूर इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर जो एक बेस्ट इस्लामिक सिस्टम है, जो जहाँ पर अक़लीतों का भी तहफ़्फ़ुज़ है, जहाँ पर हर मसलक का भी तहफ़्फ़ुज़ है और हर शख्स को अकोमोडेट किया जाता है, उस तरह का निज़ाम लेके आएंगे और इंशाल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर सब लोग अपने आप को जो है वो सेफ महसूस करेंगे।